कैसे हो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एडवोकेट नेहा प्रजापति। आज की वीडियो में जो हम एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013। ये एक्ट, इस एक्ट की नॉलेज ना केवल एक जुडिशरी एस्पिरेंट को होनी चाहिए या एक लॉ स्टूडेंट को होनी चाहिए, बल्कि इंडिया में हर एक वर्किंग वुमेन को इस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। उनको अपने लीगल वर्क प्लेस राइट्स के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ ही इस एक्ट को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी अपने वर्क प्लेस के जो जितने राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, उनके बारे में उन्हें भी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, एक्ट का नाम है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013। एक्ट नंबर है 14 ऑफ 2013, यानी 2013 में जो एक्ट बना, तो ये 14th नंबर का एक्ट है 2013 का। आगे प्रेसिडेंट ने एसेंट दी 22 ऑफ अप्रैल 2013 को, यानी कि अपने ये एक्ट इनैक्ट हुआ 22 ऑफ अप्रैल 2013 को। इसका लॉन्ग टाइटल देखते हैं। लॉन्ग टाइटल बेसिकली हर एक्ट में होता है और उसका मतलब ये होता है कि इस एक्ट का पर्पस क्या है। और जो आप यहाँ पे ये वेयर एज एंड वेयर एज ये देख रहे हैं, और आगे भी यहाँ पे एंड वेयर एज ये देख रहे हैं, ये इसका मतलब है कि ये एक्ट का प्रियम्बल है। ठीक है, हम आगे जब इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, देखेंगे, सीरीज उसकी स्टार्ट करेंगे, तो तब आपको ये सब चीज़ें भी समझ में आने लग जाएंगी। तो अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेयर एक्ट को किस तरीके से समझना चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, वो मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी। तो देखिए लॉन्ग टाइटल, एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड फॉर प्रिवेंशन एंड रेड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। ये एक्ट कहता है, ये एक्ट ही इसलिए बनाया गया है कि वर्क प्लेस पर विमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोका जाए। होना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो रोका जाए। ठीक है, आप प्रिवेंट कर रहे हो कि पहले तो प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप क्या करोगे, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बोलोगे कि भाई अपने जो इतने भी एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग दो, कि उनको पता चले, नॉलेज हो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं करना है। देन आप प्रिवेंट कर रहे हो। प्रिवेंट करने का मतलब ये है कि आप उस एक्ट को इनलीगल बना रहे हो, पहले ही रोक दे रहे हो कि ये एक्ट करना ही नहीं है, ये ऑफेंस है। साथ ही साथ रेड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स की बात की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो, अगर कोई सेक्सुअल एक्ट हो भी जाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट आप किसी महिला के अगेंस्ट कर भी रहे हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या राइट्स हैं उस महिला के पास, क्या उसके पास सॉल्यूशन है कि भाई अब आगे वो कंप्लेंट कैसे करे, कहाँ जाए कंप्लेंट करने। ठीक है, कंप्लेंट अगर कर दी जाती है तो कितने दिन में इंक्वायरी होगी, और अगर इंक्वायरी पेंडिंग चल रही है तो उस सिचुएशन में क्या होगा महिला के साथ, उसके भी तो कुछ राइट्स है ना। और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो क्या पनिशमेंट दी जाएगी, किस तरीके से दी जाएगी। अगर नहीं प्रूफ हो पाता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा। तो ये एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक्टिविटी को रोक तो रहा है, साथ ही साथ रिड्रेस भी कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन में, अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट फिर भी महिला के अगेंस्ट भी हो रहा है, तो वरना हमारा पहला पर्पस क्या है, हम सेक्सुअल हैरेसमेंट को, महिलाओं के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है उसको रोकेंगे, होने ही नहीं देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। Whereas sexual harassment results in violation of the fundamental rights of a woman to equality under Article 14-15 of the Constitution and her right to life and to live with dignity under Article 21 of the Constitution and right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business which includes a right to a safe environment free from sexual harassment. Preamble ये कह रहा है इस एक्ट का कि सेक्सुअल हैरेसमेंट महिला के, वुमेन के फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनका वॉयलेशन है। और कौन से आर्टिकल्स, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी और आर्टिकल 21। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि महिला के इन किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन ना हो सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं।
And whereas the protection against sexual harassment and the right to work with dignity are universally recognized human rights by international convention, the right to work with dignity को भी universally recognized किया गया है as human rights। किसके द्वारा? इंटरनेशनल कन्वेंशंस के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वुमेन्स को प्रोटेक्शन दी गई है अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। और कहता है जो ये कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन का नाम याद रखिएगा, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसको सीडो के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी सीडो। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इस कन्वेंशन का नाम, तो ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। और आप इन आर्टिकल्स को भी याद रखिएगा कि किन आर्टिकल्स के बारे में बात की गई है इस एक्ट में, इसके प्रिएम्बल में किन आर्टिकल्स का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो जो हमारा ये कन्वेंशन है ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में कि वुमेन को सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए वर्क प्लेस पे, उसके बारे में बात करता है। इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया है इस चीज़ को एज अ ह्यूमन राइट। और इंडिया ने भी 25 जून 1993 25 जून ऑफ 1993 को इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था, इस कन्वेंशन का पार्ट बना था। और मतलब रेटिफाई का मतलब है साइन किया था, सिग्नेटरी बना था इंडिया 25 जून ऑफ 1993 को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड whereas it is expedient to make provisions for giving effect to the said convention for protection of women against sexual harassment at workplace। इस कन्वेंशन को साइन करने के बाद इंडिया पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप एक ऐसा लॉ लेके आएंगे, एक ऐसा एक्ट बनाएंगे जिसमें वर्क प्लेस पर वुमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। आप उस पे आप उनको प्रोटेक्ट करोगे, प्रिवेंट करोगे, रेड्रेस करोगे। ठीक है, अभी तक समझ में आया? हमने इस एक्ट के लॉन्ग टाइटल को देखा जिसमें बताया गया है कि ये एक्ट बनाया गया है वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है, हमने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी और आर्टिकल 21 की बात की, जिसमें अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वुमेन के साथ वर्क प्लेस पे तो इन आर्टिकल्स का वायलेशन हो रहा है, महिला के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इंटरनेशनल कन्वेंशन देखी सीडो के नाम से, उसमें राइट टू वर्क एंड डिग्निटी को यूनिवर्सली ह्यूमन राइट माना, रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये डेट याद रखिएगा आप, 25 जून ऑफ 1993 को इंडिया ने भी अपना साइन किया था इस कन्वेंशन पे और इसको लागू किया गया इंडिया में। ठीक है, एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, इस एक्ट में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और टोटल 30 सेक्शंस हैं। प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस भी, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे लीडिंग केस के बारे में बताना चाहूंगी जो इस एक्ट की कहा जाए एक नींव है। मतलब अगर वो केस मान के चलो हुआ ही ना होता तो शायद इतनी जल्दी या फिर महिलाओं को वर्क प्लेस पर जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उसका मुद्दा शुरू ना होता। बात है राजस्थान में एक महिला थी भवरी देवी नाम की। वो राजस्थान गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम था, विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उससे जुड़ी हुई थी एज अ सोशल वर्कर। वो उस प्रोग्राम में के लिए काम करती थी। उनका काम बेसिकली ये था कि जो चाइल्ड मैरिज होती है, बाल विवाह जो हो रहा है, उसको रोकना है। ठीक है, ये उस डेवलपमेंट का, ये उस जो प्रोग्राम था उसका ये फंक्शन था कि आपको चाइल्ड मैरिजेस को रोकना है। उनको पता चलता है कि गांव के किसी आस पड़ोस में कोई गांव था, उसमें 1 साल की बच्ची का बाल विवाह किया जा रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रही है। जैसे ही उनको पता चलता है तो वो वहां जाती है, क्योंकि वो जुड़ी हुई है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के उस प्रोग्राम से, तो वो एज एन एम्प्लॉय काम कर रही है। उनका पर्सनल तो कोई लेना देना है नहीं वहाँ पे जाके उस चीज़ को रोकना। तो वो जाती है अपने काम के सिलसिले में, वहाँ जाती है। उनको ये काम दिया गया था कि आपको जाना है, रोकना है, और वो उसी प्रकार वहाँ जाती हैं और उस चाइल्ड मैरिज को रोकती हैं। उस कम्युनिटी के जो लोग थे उनको इस बात से गुस्सा भी आया। हालांकि चाइल्ड मैरिज रुक गई जैसे तैसे करके, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब भवरी देवी अपने पति के साथ, शायद राम सिंह उनका नाम है, आई गेस, आप देख लीजिएगा एक बार, अपने खेत में काम कर रहे थे वो दोनों लोग। तो वही उसी परिवार के कुछ पुरुष लोग जो हैं वो उस वहां पहुंचते हैं और उनके साथ मार पिटाई करते हैं। और भवरी देवी के साथ वो 4-5 लोग होते हैं, उनके साथ भवरी देवी के साथ उन्होंने गैंग रेप किया। इस इंसिडेंट को भवरी देवी जाती है पुलिस में, अपना फाइल करती है कंप्लेंट, लेकिन पुलिस की तरफ से सहायता नहीं मिलती है। उनकी कंप्लेंट फाइल होने में जो है डिले होता है, ठीक से कंप्लेंट उनकी फाइल नहीं होती है।
उनका मेडिकल भी नहीं हो पाता है, मेडिकल भी ठीक से नहीं हो पाता है, उसमें भी डिले होता है। और आप देखिए कि इन सब वजह से ट्रायल कोर्ट ने उन एक्यूज्ड को एक्विट भी कर दिया। अब इस बात से इंडिया में बहुत आक्रोश फैल गया, तो कुछ एनजीओ और विमेन डेवलपमेंट, विमेन राइट्स, विमेन सोशल राइट्स है ना, विमेन राइट्स ग्रुप थे और कुछ एनजीओ ने मिलकर एक पीआईएल फाइल की सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस पीआईएल को फाइल करने का मकसद ही ये था कि उस समय तक वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होने के लिए कोई एक स्पेसिफिक लॉ नहीं था तब तक कि जो डील कर सके, इन केसेस को एड्रेस किया जा सके जहाँ पे। तो उस पीआईएल के थ्रू ये रिक्वेस्ट की गई, ये जो है डिमांड की गई कि एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिले महिलाओं को। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विशाखा गाइडलाइंस इशू की और इन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पर ये 2013 में एक्ट बनकर तैयार हुआ। और जब तक जो गाइडलाइंस है वो 1997 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी और तभी इशू की गई थी। तो ये आप देख लीजिए कि 1997 से लेके 2013 तक कोई एक्ट नहीं था, ठीक है। तो मान के चलो आप ऑलमोस्ट 16 साल, ठीक है, 16 साल के आसपास लग गया इस एक्ट को बनने में, इतना समय लग गया, ठीक है। तो ये था इस एक्ट के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर, इसका अभी तक का बैकग्राउंड कि क्यों इस एक्ट की जरूरत पड़ी। तो अब आते हैं हम अपने एक्ट के ऊपर। अभी तक आपने देख लिया, बैकग्राउंड देख लिया और लीडिंग केस हमने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान भी देख लिया। इम्पोर्टेंट केस है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, प्रीलिम्स में भी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ मेंस में भी अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू मेंशन दिस केस इन योर आंसर्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट विद द चैप्टर 1 दैट इज प्रिलिमिनरी। और इसमें सेक्शन 1 देखते हैं। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है इस एक्ट का नाम क्या है, ठीक है, इस एक्ट को किस नाम से जाना जाएगा। तो जैसा कि हम अभी जानते हैं, हमने 2-3 बार ऑलरेडी इसका नाम ले लिया है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013, इस एक्ट का नाम है। एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है कि कहाँ तक लागू होगा ये एक्ट इंडिया में। तो सब सेक्शन 2 कहता है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा, कोई भी स्टेट नहीं छोड़ा गया, सेंट्रल लॉ है, पूरे एक्ट, पूरे इंडिया पे ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब होता है कि भाई किस दिन से इस एक्ट को लागू किया जाएगा, कमेंसमेंट डेट क्या है इसकी। तो सबसेक्शन 3 कहता है इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन अपने ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई कर देगी कि इस दिन से ये एक्ट लागू होगा, तो उसी दिन से इस एक्ट की कमेंसमेंट डेट ये मतलब ये एक्ट कमेंस हो जाएगा। अगर आप अपने फुट नोट्स में देखोगे तो डेट दी गई है 9 दिसंबर 2013, ये कमेंसमेंट डेट है। आप इस एक्ट का नंबर याद रखिएगा, दैट इज 14 2013। एक्ट का एसेंट डेट याद रखिएगा 22 अप्रैल 2013 और एक्ट की कमेंसमेंट डेट याद रखिएगा, दैट इज 9 दिसंबर 2013। ये तीनों डेट मैं आपको याद करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि डेट बताइए किस दिन एक्ट इन एसेंट, मतलब इसकी एसेंट डेट, इनएक्ट कब हुआ और कमेंसमेंट डेट क्या है। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ क्योंकि आगे जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन क्लॉज है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात की गई है और हर एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्ट की डेफिनेशंस को कवर करेंगे, एक एक डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे, कहाँ कहाँ तक किस किस एंगल तक उसको लाया गया है, इंक्लूड किया गया है, वो भी देखेंगे। वर्क प्लेस का क्या होता है, अग्रीव्ड वुमेन क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कौन होता है, कौन कौन लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में उस वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना इस एक्ट का बेस स्ट्रॉन्ग कर सकें और अच्छे से एक एक चीज़ें वो भी समझ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।